नया चैप्टर स्टार्ट करना है शायद। हमने खत्म कौन सा किया? फटाक से एक बार कंपनीज एक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो टेस्ट सीरीज प्लान करा गया है वो अकॉर्डिंगली प्लान करा गया है कि पहले कंपनीज एक्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर सोगा, बीच में पार्टनरशिप भी है। तो फटाक से अपन कंपनीज एक्ट ख़त्म करते हैं। निकालिए जल्दी। तुम लोग बैठे थे ऊपर लेक्चर में एक भी बार? वो मैडम क्या कैसे पढ़ाती है? मतलब पूरे मैम का तो है पीडीएफ उनका बना, वो 3 बार बोल पाई वो पीडीएफ से देख देख के। मेरे को तो अभी ऐसा बच्चे ने लिफ्ट में बोला कि रीड करती है और रट्टा मरवाती है। ऐसा मैंने सुना है ऐसा। हम लोग कंपनी से बैठे थे खाली, तो मैम ने सिर्फ वो जो जैसे कोई पोर्टेस कंपनी हो गया वही 3 बार बोल रहा है, तो वही रट्टा मारना ही हो गया। वो समझ नहीं कॉन्ट्रैक्ट कैसे पढ़ाएंगे। हाँ कसम, कॉन्ट्रैक्ट छोड़, जो डिफिकल्ट चैप्टर है सोगा और नेगोशिएबल, वो कैसे पढ़ेंगे? ऑनलाइन में बैठे हुए श्लोक, निमय, देवांशी, आर्यन, प्रथम, 5 लोग। सीधा बैठ, सीधा बैठ। ऐसा मुझे लगता नहीं कंपनीज एक्ट के अंदर कोई डाउट होगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर और बेस्ट चैप्टर कंपनीज एक्ट ही था, क्योंकि उस टाइम हम फ्रेश थे, एकदम नया नया था। लेंथी भी नहीं है, कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं है अपने लिए। बुक में से पढ़ना है कि बिना बुक के पढ़ना है? बुक में से क्या पढ़ने का? तो बिना बुक के पढ़ना चाहिए। हट, मैं इसको बंद करता हूँ। बुक में से क्या पढ़ने का? बुक की कहाँ ज़रूरत है? सीक्वेंस में जाते हैं, ठीक है? दी डरना मत तू। हाँ, तूने मुझसे पढ़ा है? तुम दोनों ने? नहीं, मुझसे नहीं पढ़ा ना। अच्छा, ऑनलाइन में बैठे थे। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओ बेवड़े, जल्दी आ। सीक्वेंस में करते हैं जिससे कुछ मिस आउट ना हो जाए। स्टार्टिंग विथ 2 क्लॉज 6, 2 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए। 110% कंपनीज एक्ट पूरा का पूरा, हर एक टॉपिक। मेरा इंटरेस्ट है आपको जनवरी 25 का पेपर सॉल्व करवाना, क्योंकि उसका हमने एक भी क्वेश्चन क्लास में करा नहीं है, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, बिकॉज अपन जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे उनका पेपर ही नहीं हुआ था, ठीक है? सितंबर के हमने काफ़ी क्वेश्चन करे हैं, जून के हमने काफ़ी क्वेश्चन करे, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन उनके भी 1-2 बाकी हैं अपने। तो मेरा प्लान ही आज ये है कि लेक्चर ख़त्म होगा, मेरा अगला लेक्चर है 2 बजे मुलुंद में, तो मैं 12:30 तक फ्री हूँ। तो मैं 9:30 से 12:30 बैठ के सारे क्वेश्चंस सेग्रीगेट करूँगा, कौन से चैप्टर से कौन से टर्म में कौन से क्वेश्चन आए रीसेंट वाले। फिर जब अगला अपना क्लास होगा तब अपन वो सारे क्वेश्चंस क्लास में करेंगे। 2-3 बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन तो आउट ऑफ द ब्लू आए थे, मतलब मेरे लिए भी आउट ऑफ द ब्लू आए थे। जैसे जनवरी के अंदर एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से, पेपर देखा आपने? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स हमने क्लास में करा हुआ है, वो 5 का सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, एंट्रेंसमेंट प्रोविजन वाला, चीज़ों को डिफिकल्ट बनाना। तो वहाँ से क्वेश्चन आया था एकदम, मतलब मेरे लिए भी इट वाज आउट ऑफ द ब्लू कि नहीं आना चाहिए था। और दूसरा एक और क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू आया था पीएफआई का, 2 क्लॉज 72, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगेन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एग्जाम में आएगा, आ गया। तो अपन को ऐसे क्वेश्चन पे भी ध्यान देना पड़ेगा जो क्लास में अपन करें पर उस पर मेहनत नहीं करा अपन ने। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कंटेंट्स ऑफ एमओए, आज तक एग्जाम में नहीं आया, पर रीसेंट पास देखते ऐसा लग रहा है कि माँ कसम अब तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो हमने करा हुआ है उस पर, बस अपन वापस से ध्यान देंगे, बोलने का मतलब ये। ठीक है, सेक्शंस पे आते हैं। हाँ दीदी, लास्ट बेंच सेक्शंस याद है कंपनीज एक्ट के? हमने क्लास में याद करे हुए हैं दोनों। नहीं, सेक्शंस याद नहीं, हमने एक लिस्ट बनाई थी, आपने लिस्ट बना रखी है सेक्शन की पूरी बाजू में दीदी, तो फिर कैसे याद नहीं है? 2 क्लॉज 6, 2 क्लॉज 20, 21 ये सब याद नहीं है, कैसे चलेगा? आगे दीदी याद है? कितने याद है? चल मैं बोलता हूँ, 2 क्लॉज 6 क्या है? तो 2 क्लॉज 20 क्या है? तो फिर 2 क्लॉज 6 क्या है? हमने ऐसा को डिस्कस किया था कि सेक्शन 2 के अंदर सब कुछ अल्फ़ाबेटिकल है, तो 2 क्लॉज 6 कहाँ से स्टार्ट होता होगा?
अल्फ़ाबेट ए, तो ए से क्या होगा? हाँ, बेवड़ी एसोसिएट कंपनी। सब ठीक है लाइफ में? ऊपर जाके बैठना तेरे को भी रट्टा मारना है तो अपन वैसा कर लेते हैं। मैं लॉजिकली पढ़ा रहा हूँ, आपको रट्टा मारना है तो फिर ऊपर ज़्यादा सूटेबल लगेगा आपको। बाजू में दीदी सेक्शंस याद नहीं? नाइस। तो मैं आपको भी आज आधा घंटे का जो ब्रेक है 9:30 से 10, उसमें आपको होमवर्क दूंगा फिर मैं आज। आगे दीदी सेक्शंस याद है? नहीं। कितने? 2 × 6 क्या? हाँ, 2 × 20 नाइस। हाँ पीछे दीदी सेक्शंस याद है? 21 देख लड़के आगे बढ़ रहे हैं एज यूजुअल। अबे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ रहे, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं। कौन सी दारू पी कल रात को? मेरे को भी ये वाली दारू पीनी है जो सुबह तक ऐसे हाई रहे। मैं तो साला सुबह उठो सब उतर जाती है मेरे को, तो तुम्हारा वाला दारू पीना पड़ेगा मेरे को, ऐसा लगता है। 2 × 6 एसोसिएट कंपनी, 2 × 20 कंपनी, 2 × 21 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, 2 × 22 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, 2 + 42 फॉरेन कंपनी, 2 + 45 गवर्नमेंट कंपनी, 2 + 46 होल्डिंग कंपनी, 2 + 52 लिस्टेड कंपनी, 2 + 62 1% कंपनी, 2 + 68 प्राइवेट कंपनी, 2 + 69 प्रमोटर, 2 + 71 पब्लिक कंपनी, 2 + 72 पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, 2 + 85 स्मॉल कंपनी, 2 + 87 सब्सिडरी कंपनी, 2 + 92 अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये आपको याद होना चाहिए। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ याद करने के लिए, मेक इट फास्ट, नहीं तो अपन आगे नहीं बढ़ रहे। फिर आपके पास लिस्ट बनी हुई है, एग्जैक्ट 2 मिनट वेट कर रहे हैं हम। सिर्फ सेक्शन 2 की बात कर रहा हूँ, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। एक मिनट बचा के पास, 1 मोर मिनट। सिर्फ सेक्शन नंबर 2 बोला मैंने। थर्टी सेकेंड्स। फिफ्टीन सेकेंड्स। अब तक हो जाना चाहिए। किताबें बंद। हाँ पीछे लास्ट बेंच, ग्रीन दीदी। शुरू करते हैं। मैं बोलता हूँ सेक्शन, आप नाम बोलना। 2 + 6, 2 + 20,
2 clause 21, Company limited by GAP. 2 clause 22, Company limited by shares. 242, Foreign company. 245. F के बाद क्या आता है? Government company. 2 clause 46, Holding company. 2 clause 52, Listed company. 2 clause 62, 1% company. 268. इम्पॉर्टेंट है. Small company. 2 clause 68. 69 promoter है. 68. तो P के आसपास ही होगा. हाँ. हाँ तो क्या आगे दीदी? रेड भज में 271 ना. दीदी मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा. आगे 285 नहीं, आगे दीदी 285. ना भाषा में 285 पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. मुझे तो 2 clause 72 पता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का. ना आप तो आंसर आ ही जाएगा. 287, 292 अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. अनलिस्टेड का कोई सेक्शन ही नहीं है. बाजू में दीदी क्या करना है फिर अब? जल्दी बोल. क्यों सेक्शन याद नहीं है? हमने क्लास में नहीं करे याद. तो फिर पीछे दीदी क्या करना है? तुम 3 जने आंसर नहीं दिए मुझे. वो पीछे ब्लैक वाली ने कोई आंसर नहीं दिया मुझे अब तक. लड़कों को सबको आता है सब कुछ, लड़कियों को नहीं आता. 2 clause 6 से स्टार्ट करते हैं. रिकॉल करना, ब्रेन के अंदर आपको याद आ जाए तो अच्छा है. हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. फिर उस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये था कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर, 1/2 होल्डिंग सब्सिडरीज है. एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर या पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग. लिख के कराना पड़ेगा आपको. सेक्शन याद नहीं है, वेरी स्ट्रेंज. पीछे में गेट बंद कर दे. बेवड़े लेट क्यों है तू? ट्रेन लेट. नाइस. ऑनलाइन में 8 लोग क्यों बैठे हुए हैं? निमय, देवांशी, आर्यन, प्रथम, ध्रुविन, लिशिता, श्लोक, खुशी, ये सब ऑफलाइन वाले हैं. ऑनलाइन क्यों बैठे हुए इतने सारे लोग? स्टार्ट करते हैं. टू क्लॉज 6 पे हम बेसिकली ये रहा. ठीक है, सारे डायग्राम्स के अंदर जाते हैं. आई लिमिटेड. हाँ डेफिनेटली आगे की 2 लाइट बंद कर दें. राइट हैंड साइड वाले कॉर्नर पे है. हाँ सारी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे. एक चालू दे
ए बेवड़े, ये ऑलरेडी लड़कियां हग रही है। आई लिमिटेड का ए लिमिटेड के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। मैं डॉक्यूमेंट सेव कर दूंगा, चाहिए तो बाद में इसको लिख लेना। आई का ए के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। फिर ऑब्वियसली दिमाग में क्वेश्चन आया दैट अभी ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या, तो हमने इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करा। फर्स्ट हाफ एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर, यहाँ पे और लिखा हुआ है। पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डन। थोड़ा और डीप में जाते हैं। सर ये 20% वोटिंग पावर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को फर्दर और दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। विथ वोटिंग राइट्स, विदाउट वोटिंग राइट्स। डन। अब जब हम 20% बेसिकली कैलकुलेट करते हैं तो हमें बेसिकली ये कंसिडर करना होता है दो चीज़ें, ये और ये हम कंसिडर नहीं करते हैं। 20% कैलकुलेट करने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास शायद डायग्राम बना हुआ ना हो नोटबुक के अंदर। सेम डायग्राम बना हुआ है कि अलग डायग्राम बना हुआ है? तो लिखो, जल्दी करो फिर। तब तक ऑनलाइन वालों से बात करते हैं। हाँ भाई, ऑनलाइन क्यों बैठे हुए हैं? आर्यन, देवांशी, ध्रुविन, खुशी, लितिशा, निर्णय, प्रथम श्लोक, वाई आर वी ऑनलाइन? मैं नेक्स्ट टाइम जूम बंद कर दूंगा। फिर कंफर्ट जोन में कैसे रह सकते हैं? किसी सुबह उठना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, इसलिए घर पे बैठ के ऑनलाइन देख लेते हैं। कैसे ऑनलाइन हो सकते हैं? 8 लोग, 1-2 समझ में आता है। नेक्स्ट टाइम मैं जूम बंद कर दूंगा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। नो ऑनलाइन, ओनली ऑफलाइन। होल्डिंग सब्सिडी के बाद है अपनी नोटबुक के अंदर। डेफिनेशन खत्म होगी तो लास्ट में एक लाइन और आ जाएगी, एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। दिस इज 100% कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट कंपनी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, इतना ही है जितना आपको बोर्ड पे दिख रहा है। वेटिंग 15 सेकेंड। आगे बढ़ रहा हूँ, अब तक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 3 डेफिनेशन पे आते हैं।
220, 221 और 222। टू 220 कभी एग्जाम में आया नहीं, कभी आएगा भी नहीं, बट हमें आना चाहिए। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड under this act or under any previous company law। any other लिखा तो भी चलेगा। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका हमने लॉजिक ये समझा था कि सर यहाँ पे दिस एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे। कंपनीज एक्ट 1926, 1913, 1882। तो आप कोई भी पुराने कंपनीज एक्ट क्यों ना पैदा हुए हो, आपको हम कंपनी बोल देंगे। और क्योंकि हमने आपको कंपनी बोल दिया, आपको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एक और टॉपिक करते हैं। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 4 हमने आज तक नहीं करा है क्योंकि सीए इंटर का टॉपिक है, पर आपकी बुक में दिया हुआ है, आज तक कभी आया नहीं, पर हम फिर भी करते हैं। पॉइंट का नाम है, आपकी बुक में सेक्शन नंबर तक लिखा हुआ नहीं है, पर आपकी बुक में सेकंड पेज पे टॉपिक दिया हुआ है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मिला बुक में? मिला? देख चेक कर, सेकंड या थर्ड पेज पे होगा टेक्स्ट बुक में, नोटबुक पे नहीं होगा। सी इंटर का टॉपिक हमने डिस्कस ही नहीं करा है। टेक्स्ट बुक में देख मिलेगा पर लिखा हुआ, अंदर आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ना, रीफोकस में नहीं, मेन बुक में होगा। है नहीं मिला? ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर मॉडल निकालते ना एक बार। वाईफाई कनेक्टेड है, ठीक है। है ना, होना ही चाहिए। ठीक है ना, इसमें ओपन कर लेते हैं। स्टडी मटेरियल, न्यू स्कीम, फाउंडेशन, इंग्लिश मीडियम, बिजनेस लॉज, May 25, कंपनीज एक्ट, आपका ICI का मॉड्यूल ये रहा सर, फर्स्ट पेज। ये इंटर का टॉपिक है, सेक्शन 1 सब सेक्शन 4। आपकी बुक में देख सेक्शन भी दिया हुआ नहीं है, मैं तो आपको सेक्शन के साथ पढ़ा रहा हूँ। अंदर बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, 6 टू बी ऑनेस्ट। सबके लिए नया टॉपिक है, ठीक है। तो जो क्लास में नहीं है उसका मिस हो गया आज। फिर क्लास में बैठे कितने हैं? 14 और 8, 22 लोग, मतलब 3 लोग एब्सेंट हुए ना। 6 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कंपनी का डेफिनेशन, कि सर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है किन कंपनियों को। तो हमने पहला बोला कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो फर्स्ट पॉइंट वी नो इट ऑलरेडी, देखिए रहा, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो फर्स्ट पॉइंट वी नो इट ऑलरेडी। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड पॉइंट है बैंकिंग कंपनी, फोर्थ पॉइंट है कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर ब्रैकेट है बहुत बड़ा जो डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तीनों में ब्रैकेट है। सब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है आपको घंटा समझ में नहीं आएगा। एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ डैश। इंश्योरेंस में लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्ट 1938
और IRDA 1999। बैंकिंग में लिखा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इलेक्ट्रिसिटी में लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ओपन करता हूँ मैं, देख ये पूरा। अब 2 मिनट मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, क्योंकि आ तो सकता है, मॉड्यूल में तो है, तो ऑफ बीट क्वेश्चन पूछना तो आपको ये क्वेश्चन डाल देगा कि भाई थ्योरी क्वेश्चन के अंदर 7 मार्क का व्हाट इज कंपनी एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बन गया 7 मार्क का क्वेश्चन। तो कोई भी छोटा बच्चा होगा वो पहले 4 पॉइंट तो लिखकर आ ही सकता है कि सर पहला पॉइंट तो कंपनी का डेफिनेशन ही है, दूसरा इंश्योरेंस, फिर बैंकिंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी। 4th 5th मैंने पढ़ाया नहीं अब तक। द प्रॉब्लम इज द ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आपको ब्रैकेट बताया, लिखा हुआ है एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ डैश। इसका मतलब समझने की ट्राई करते हैं। लेट मी स्टार्ट विथ बैंकिंग कंपनी का एग्जांपल। सब तीनों के ब्रैकेट सेम ही है, ठीक है। बैंकिंग कंपनी की बात करते हैं। एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट। सेड एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट। तो एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आर इनकंसिस्टेंट मतलब झगड़ा विथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मतलब एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आई एम HDFC बैंक। डेफिनेटली HDFC बैंक एक कंपनी है, तो इसको कंपनीज एक्ट 2013 तो लगने ही वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि एक बैंक है तो इनका खुद का स्पेसिफिक एक्ट है विच इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नाउ लॉ में अगर आपको बोल रहा है कि सर यदि आप HDFC बैंक हैं तो आपको कौन सा एक्ट फॉलो करना चाहिए, लॉ में क्या बोलता है आपको ये भी फॉलो करना चाहिए और आपको ये भी फॉलो करना चाहिए। हम कर सकते हैं फॉलो, कब तक, जब तक दोनों कॉन्ग्रुएंस में चल रहे हैं। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है क्या है कि सर कंपनीज एक्ट ऐसा बोलता है कि आप बैलेंस शीट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, सपोज 3 चीज़ें बनाओगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है कि आप बैलेंस शीट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, CFS बनाओगे और इसके ऊपर दे समथिंग सी एंटर में आएगा समथिंग कॉल्ड LFAR। ऑडिटर का एक काम होता है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, अलग से ऐसा लिखा हुआ है। कितना ऑब्वियस है सर, मुझे अब ये बनाना ही पड़ेगा, भले कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ नहीं है पर क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो मुझे बनाना पड़ेगा। इजी एग्जांपल देता हूँ, सपोज कंपनीज एक्ट बोलता है कि तू A एंड B कर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है तू C एंड D कर, तो मैं इसको फॉलो करूँगा। सर क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ये मेरे लिए बनाया हुआ है। कंपनीज एक्ट तो सबके लिए बनाया गया। हमने अभी पढ़ा इंश्योरेंस कंपनी भी कंपनीज एक्ट फॉलो करती है, बैंकिंग कंपनी भी कंपनीज एक्ट फॉलो करती है, एक नॉर्मल कंपनी भी कंपनीज एक्ट फॉलो करती है, इलेक्ट्रिसिटी वाली भी कंपनीज एक्ट फॉलो करती है। पर यार ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो बनाया ही मेरे लिए गया है बैंक के लिए, तो जो स्पेसिफिक होगा वो हमेशा जनरल के ऊपर माना जाएगा। अब ये सेम आपके CA इंटर में आएगा, लैटिन के अंदर। ओपन करता हूँ एक बार, CA इंटर में गए, उसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स सबसे डिफिकल्ट चैप्टर, उसके अंदर मॉड्यूल में गए। लैटिन में एक फ्रेज है, आपको याद नहीं करना अभी, इंटर में आएगा, जनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। मिल जाए जल्दी से अच्छा है, ये रहा सर लैटिन। इंटर में सब पढ़ना पड़ेगा, जनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, इसका मतलब पढ़ते हैं। बोल्ड पढ़ रहा हूं, अ स्पेसिफिक रूल विल ओवरराइड अ जनरल रूल। तो कंपनीज एक्ट हमारे इस केस में जनरल हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमारा स्पेसिफिक हो गया, तो स्पेसिफिक विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल। यहाँ भी समझ में आ सकता है, डिस्कस के लिए हमने आपके साथ ऑलरेडी है।
If it is possible to avoid a conflict between two provisions on a proper construction thereof, then it is a duty of the court to construe them so that they are in harmony with each other. जहाँ तक हो सके दोनों को फॉलो कर, पर अगर दोनों फॉलो हो नहीं सकते तो तू स्पेसिफिक को फॉलो कर. इसी मैं आपको यहाँ पे फाउंडेशन में पढ़ा रहा हूँ. इसको बंद कैसे करूँ? एक सेकेंड. हाँ, हम आगे बढ़ते हैं तब तक. सेम लिखा हुआ है आपकी बुक में, आप देख सकते हो. सेम लिखा हुआ है आपके इंश्योरेंस के अंदर. आपको मिलना चाहिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ कि इंश्योरेंस के ब्रैकेट में लिखा हुआ है अगेन सेम, except where the provisions of the said act are inconsistent with the provisions of Insurance Act 1938 और IRDA 1999. ऐसा आपको बुक पे लिखा हुआ मिलना चाहिए. सेम लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी वाले पॉइंट के अंदर, except where the provisions of the said act are inconsistent with the provisions of Electricity Act 2003. और आपके 4 पॉइंट खत्म हो गए सर. गया. तुम्हारे पहले 4 पॉइंट खत्म हो चुके. 5th और 6th पॉइंट के ऊपर आते हैं एक बार. आपको 5th और 6th पॉइंट में लिखा हुआ मिलेगा एनी अदर, मतलब वो मिसलेनियस वाले पॉइंट्स हैं. ओपन करते हैं एक बार. ये रहा, ये तो ओपन ही अपने पास यहाँ पे. ये देख 5th एंड 6th पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं. एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स. हम इसका क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं सर. कहाँ करा था हमने? स्मॉल कंपनी के अंदर किया था. आखिरी वाला पॉइंट 9th वाला केस, LIC अंडर स्पेशल एक्ट, LIC एक्ट 1956. ऐसे केस याद है? ABCDEF जैसा बना, L में LIC करा था. अब बोला था कि स्मॉल कंपनी नहीं क्योंकि ये स्पेशल एक्ट में बना हुआ है. तो आपका सेकंड लास्ट पॉइंट वो हो गया कि सर LIC का भी स्पेशल एक्ट है, उसको भी कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना ही पड़ेगा. तो एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, अगेन आप कंपनीज एक्ट फॉलो करोगे. लास्ट पे आते हैं. सच बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई भी और जिसको CG बोल दे कि तुझे कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा. सो इसका एग्जांपल क्या होगा? शायद नाम सुना होगा आपने NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. वो इस पॉइंट में कवर हो जाएगा. तो आपको हर पॉइंट का एग्जांपल दे दिया. पॉइंट ईजी इसलिए बिकॉज पॉइंट नंबर 1 तो कंपनी एक्ट का, कंपनी का डेफिनेशन है 2+20 एज इट इज़ है. 2, 3, 4 एक एक वर्ड का है और तीनों का ब्रैकेट सेम है. एंड आखिरी दो एनी अदर है. तो अगर एग्जाम में आ भी जाता है तो हमारे लिए तो सर आसानी होना चाहिए. वेटिंग देख लीजिए एक बार. ब्रैकेट आना चाहिए आपको. देख मैं आपको 1 to 1 पढ़ के सिखाता हूँ कि सर हम आपको ऐसे बोल रहे हैं कि प्रोविजंस ऑफ द एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट अप्लाई टू, लिखा है आगे अप्लाई टू, ब्रैकेट में लिखा इंश्योरेंस कंपनी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी कंपनीज एक्ट मानेगा. फिर हमने लिखा आगे एक्सेप्ट मतलब नहीं मानेगा. कब नहीं मानेगा? हमने लिखा वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट आर इनकंसिस्टेंट मतलब झगड़ा विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938. तो जब तक कंपनीज एक्ट और इंश्योरेंस एक्ट के लॉ के अंदर इनकंसिस्टेंसी नहीं है हम दोनों फॉलो करेंगे. पर जैसे इनकंसिस्टेंसी आएगी हम खुद का स्पेसिफिक एक्ट फॉलो करेंगे. खत्म. सो इजी पीजी. देखिए एक बार, वेट कर रहा हूँ मैं. सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 CA इंटर में आएगा. और आपकी बुक में तो दिया हुआ है, फाउंडेशन में तो एग्जाम में पूछ सकते हैं सर. वेटिंग. ब्रैकेट याद होना चाहिए, बाकी तो कोई बच्चा भी याद कर लेगा. वो ऊपर वालों की तरह अपन 3 बार बोल के याद कर लेंगे, पर ब्रैकेट नहीं याद होगा. वैसे ब्रैकेट का लॉजिक पता होना चाहिए. वेटिंग 30 seconds. डन. हटा रहा हूँ इसको. तो अगर बिना देखे रिकॉल करें
तो ऐसा कुछ आपको याद आना चाहिए कि सर मैं टॉपिक पढ़ा एप्लीकेटिव ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन बाढ़ में जाए। पहला पॉइंट कंपनी का डेफिनेशन, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा एक एक वर्ड है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फिर बड़ा है कंपनीज एंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तीनों का ब्रैकेट के अंदर 99% सेम लाइन, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजंस ऑफ डैश। इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस एक्ट या IRDAI 1938, 1999, बैंक वाले के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। कितना आसान। फिफ्थ और सिक्स दोनों एनी अदर है। फिफ्थ वाला बोलता है एनी अदर कंपनी जो कोई स्पेशल एक्ट में बनाए, और लास्ट वाला बोलता है सच बॉडी कॉर्पोरेट को CG नोटिफाई कर दे, उसको कंपनी से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आसान। तो बेसिकली हमने कुछ नया टॉपिक पढ़ा आज के दिन में। वो जो PDF बनाया था वो चला गया। नाइस, कैसे मिलेगा वो? अब तक तो सेक्शन पे फोकस करो, सेक्शन नंबर्स याद करने थे, तब तक मैं उसको ढूंढने की ट्राई करता हूँ, अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो गया। डन, आगे बढ़ रहे हैं। ट्वेंटी 22 पे अपन पहला पेज छोड़ दिया मैंने, फिर नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट हाफ छोड़ दिया मैंने। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 221 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसके अंदर पहला पॉइंट, दो पॉइंट है काम के। पहला पॉइंट, members can be called upon to pay liability only upon winding up of the company. दूसरा, members not bound to pay anything beyond the guarantee undertaken. बस मुझे इतना ही आना चाहिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर। फिर आता है 222 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मेंबर liable to pay only up to
the unpaid amount on shares held by him can be called upon to pay, बुक की लैंग्वेज लिख रहा हूँ, either during company's lifetime or upon winding up. मतलब मैं इसको ऊपर वाले से कंपेयर करूँ, मार्क भी करूँ आपके लिए, अगर मैं कलर दिखेगा कौन सा, पिंक नहीं, टर्कोइश नहीं, ग्रीन, हाँ, ओनली अपॉन वाइंडिंग अप लिखा है यहाँ पे, और नीचे लिखा है लाइफ टाइम और अपॉन वाइंडिंग अप. ये दोनों के इसका मेन डिफरेंस है कि उसके अंदर से पैसा मंगाएंगे सिर्फ कंपनी की मौत पे, इसके अंदर पैसा मंगा सकते हैं कभी भी, कंपनी जिंदा है तब भी, कंपनी की मौत हो रही तब भी. कितना मंगा सकते हैं? जितना अपने शेयर्स के ऊपर पे नहीं कर रखा, बस उससे ज़्यादा पैसा नहीं मंगा सकते. ख़त्म. 221, 222 फटाक से आपको रिकॉल होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था हमने. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. डाउट है मुझे रोक देना, मैं पूरा वापस पढ़ा दूंगा. नेक्स्ट लिस्ट में आएगा 242, फॉरेन कंपनी. हमने उसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार किया था. फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर. ऐसा हमने को डिस्कस किया था. उसको अलग तरीके से एक बार देखते हैं. ऑनलाइन में 9 लोग हो गए, 10 लोग हो गए. बंद क्यों गया यार ये? आगे बढ़ते हैं. फॉरेन कंपनी अंदर लास्ट वाला बिजनेस एक्टिविटी. डन सर, इतना सही तो है. अलग तरीका लिखने का, उसको हमने अलग तरीके से लिखा है अब तक, आज अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ. कैसा? फॉरेन कंपनी वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो इंडिया के बाहर, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है. वो प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, खुद से भी हो सकता है, एजेंट के थ्रू भी हो सकता है, एंड बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में होना चाहिए इन एनी अदर मैनर. ये आपका 2+42 हुआ. आगे 245, कीप द सेम डायग्राम, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट. CG SG/SGs, या मैं ऐसी के ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूँ, या CG + SG या SGs.
जी लिमिटेड। स्टेक की बात करते हैं, मोर देन इक्वल टू 51% वोटिंग पावर, और आ जाएगा मोर देन इक्वल टू 51% वोटिंग पावर, वापस और आ जाएगा मोर देन इक्वल टू 51% वोटिंग पावर। पर डेफिनेशन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आगे एक और एलिमेंट आएगा विच बेसिकली सेज इस कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है, लेट्स से पार्ले जी लिमिटेड, उसका कंक्लूजन लिखेंगे डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। हम ऐसा मान लेंगे क्या गवर्नमेंट कंपनी हो, भले आप ना हो, पर हम ऐसा मान लेंगे डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। हमने क्लास में भी सेम डायग्राम ही बनाया है, देख सकते हैं एक बार। आई विल वेट, दोनों आपके सामने ओपन है, 242 और 245 दोनों फटाक से आपको रिकॉल होना चाहिए। 242 मैंने नए तरीके से बनाया, बट 245 तो सेम ही तरीका है। वेटिंग, होल्डिंग सब्सिडी में मोर देन 50 है, पर यहाँ पे मोर देन इक्वल टू 51 है। दिस इज अ डिफरेंस दोनों के अंदर। आगे लिस्ट में अगला आता है 246 होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी बेसिकली वो कंपनी जिसकी सब्सिडरी कंपनी होती है। एक से ज़्यादा भी हो सकती है, बस इतना से डेफिनेशन है। डेफिनेशन से स्टार्ट होता है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी आर रिलेटिव टर्म्स। होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी ऑफ विच सच अदर कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। तो इतना से डेफिनेशन है। आगे नेक्स्ट इसमें आएगा लिस्टेड कंपनी 252। इंपॉर्टेंट वर्ड है जहाँ पे आप गलती कर सकते हो, एग्जाम में आ चुका है 2 मार्क का। हैज़ एनी ऑफ इट्स शेयर्स की जगह सिक्योरिटीज़, हैज़ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज़ लिस्टेड। सिक्योरिटीज़ इसलिए बोला बिकॉज के अंदर शेयर्स, डिबेंचर्स सब आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। हैज़ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज़ लिस्टेड on a recognized stock exchange। फिर आपको याद आता आपकी बुक के अंदर इसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑफिस सिक्योरिटीज़ का डेफिनेशन दिया हुआ है, और लिखा हुआ है कैसे अगर सर सेबी चाहे तो बोल सकते किसी को कि भाई तो लिस्टेड नहीं है। अगर सेबी चाहे तो सेबी क्या चाहता है वो इंटर में आएगा। एज ऑफ नाउ मुझे इतना आना चाहिए कि सर लिस्टेड कंपनी इज अ कंपनी विच हैज़ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटीज में सब कुछ आ गया। फिर अनलिस्टेड कंपनी विच इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। डन सर, कितना ज़्यादा आसान है। 2/52 आपके सामने। वेटिंग 30 seconds। नेक्स्ट सुपर इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम में आ गया, लास्ट टाइम में भी आ गया। 262 1% कंपनी। ऐसा आपको याद होना चाहिए 12 पॉइंट है। 11 पॉइंट तो सेक्शन 8 में थे, इसमें 12 पॉइंट है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ओनली 1% एज अ मेंबर, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, नो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, ये सेकेंड पॉइंट हुआ। 3, 4, 5, 6, 7 एक ही पॉइंट है।
थर्ड, नॉमिनी इज कंपलसरी। फोर्थ, इस नॉमिनी का प्रायर रिटन कंसेंट। ये नॉमिनी अपना नाम विड्रॉ कर सकता है। मैं इस नॉमिनी को रिमूव कर सकता हूँ। कलर चेंज। ये विड्रॉल या रिमूवल को हम कंसिडर नहीं करेंगे ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। डन सर। पहले 7 पॉइंट, सबसे आसान 7 पॉइंट। जून 24 में आया था 12 पॉइंट लिखने के लिए। सितंबर 24 में आया था 8वां वाला पॉइंट, रेसिडेंट है कि नहीं है वाला पॉइंट। ठीक है, ओपन कर देता हूँ मैं एक बार। नहीं, ये फाइल चली जाएगी। रुक, मैं इसको सेव कर देता हूँ पहले एक बार। सेव 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 सेव। नहीं, इसका वो यूआई चेंज हो गया, यूज़र इंटरफेस, तो बहुत दिक्कत दे रहा है। ठीक है ना, मैं सेव ही कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं ओपन कर रहा हूँ जून 24। आई थिंक कंपलसरी क्वेश्चन में था। कितनी अच्छी किस्मत थी। 1 का बी नहीं, ये तो एसोसिएट का है। 2 का बी चेक करना पड़ेगा। हाँ, 2 के बी में था। आर वॉन्ट्स ए मोटे। क्या हुआ तुम दोनों को? वो 2 लड़कियों के बीच में बिठा दूंगा। दी चलेगा ना तेरे को? देखो हाँ बोलो, सो चलेगा। या फोकस करते हैं तो मना करना चाहिए था। देखो 7 मार्क का क्वेश्चन। जस्ट इमेजिन, आर वॉन्ट्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन विच ही विल बी द ओनली मेंबर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। व्हाट टाइप ऑफ कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड? इसका आपको 1 मार्क मिलता। 1% कंपनी। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी? 12 पॉइंट है, हाफ मार्क्स फॉर ईच पॉइंट, 6 मार्क्स। तो 6 + 1, खतरनाक क्वेश्चन, 7 मार्क का। ठीक है, एक और क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर। पहले अपन ये ख़त्म कर लेते हैं। तो ये 6 पॉइंट आपके हो गए। 1 2 3 7। 8 पे आते हैं। 8 पे सितंबर 24 में क्वेश्चन आया था। अजीब पॉइंट है, मतलब कंफ्यूजिंग पॉइंट है। सर मुझे अगर ओपीसी का मेंबर बनना है या अगर मुझे ओपीसी का नॉमिनी बनना है, नेचुरल पर्सन होना पड़ेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, वेदर और नॉट रेसिडेंट। अब अगर इतनी लैंग्वेज पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि सर रेसिडेंट हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। पर उसने क्या लिखा है, मतलब दूसरा इंटरप्रिटेशन, वेदर और नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, फिर आके लिखा है एंड जो पिछले साल इंडिया में कम से कम 120 दिन रहा हो। तो कन्फ्यूजिंग हो गया ना लैंग्वेज। पहले तो बोलता है रेसिडेंट हो के ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, फिर तो आगे एंड लिख के बोल देता है कि नहीं पिछले साल 120 दिन से ज़्यादा रहा होना चाहिए। इसका मतलब इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ, रेसिडेंट भी होना चाहिए। ठीक है, इंटरप्रिटेशन। तो प्लस माइनस को अपन हटा के अब प्लस कर देते हैं सर, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में प्लस को माना है तो हमको उसको ही मानना पड़ेगा। ठीक है, हमारा इंटरप्रिटेशन भाड़ में जाए। तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट चेक करने के लिए आप देखोगे प्रीवियस ईयर में 120 डेज। डन। सेव करते हैं और फटाक से वो क्वेश्चन करते हैं, खतरनाक। पास पेपर्स जून के बाद सितंबर। रॉबर्ट नाम था शायद, ऐसा मुझे कुछ याद है। इंशाल्लाह। रुको मैं सो नीचे कॉपी कर लेता हूँ। ये हमने शायद क्लास में नहीं करा है, शायद। डन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 मार्क का क्वेश्चन है।
K, a chartered accountant, started his e-commerce business by incorporating a OPC on 1st October 23. He, being a sole member of the OPC, named his brother Sudhakar with his consent as his nominee in the MOA of the OPC. Now K intends to replace S and to nominate any one of the following shortlisted friends as a nominee. मतलब ऊपर का पूरा टाइम पास हो गया मेरे लिए, अब ऊपर कुछ काम का नहीं ना, मुझे इन दोनों को इवेल्युएट करना है तो हटा दिया उसको मैंने, कुछ काम का नहीं ऊपर जो भी पढ़ा आपने अब तक. Shortlisted friends as nominee with effect from 1st January 24. पहला shortlist are an Indian citizen and a resident in India, shifted his residence to USA on 31st May 22 and has not returned to India till 1st January 24. दूसरा हमने shortlist करा D, an Indian citizen and non-resident in India, came for employment in India on 1st April 23 and have been continuously staying in India since then. Referring to the provisions of Companies Act, advise K regarding eligibility of his shortlisted friends to be appointed nominee and the procedure to be followed for changing the name of the nominee as per provisions of Companies Act. बताओ सर, फाड़ू क्वेश्चन एकदम. हाँ दीदी शुरू करते हैं. रीजन तो कितना हुआ मुझे वो बता, मुझे बीकॉम नहीं कर रहे, आई वांट फिगर्स. वही तो है, आंसर राइट है, बट अगेन आई वांट कॉन्क्रीट आंसर. टेल मी उसको एक और 120 दिन नहीं हुआ तो कितना हुआ, वही तो सीए है, नहीं तो बीकॉम हो गया. ना रॉन्ग आंसर. हाँ लड़कों कितना टाइम हुआ? तो बेटे दिनकर की बात ही नहीं कर रहे. नहीं कोई भी नहीं क्लास में. रॉन्ग रॉन्ग, पूरे क्लास का रॉन्ग. इसे तो क्वेश्चन कर रहे हैं. इसको सकते हैं लॉजिकली. सर हम खड़े हैं 2023-24 में, बिकॉज लिखा विद इफेक्ट फ्रॉम 1st January 24 विच इज़ फाइनेंशियल ईयर 23-24. अब 23-24 का प्रेजेंट होके नहीं, क्या कर रहे हो आप दोनों? पहले तो आंसर में हक दिया, अब मैं सिखा रहा हूँ तो बात कर रहे हैं, तो इग्नोर उसको बोल, चुप रहे, मुझे पढ़ने दे, बी सेल्फिश. अभी एक कंसेप्ट चला जाएगा फिर चला जाएगा. विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st January 24, मतलब हम खड़े हैं 2023-24 ईयर के अंदर. अब 23-24 में आप प्रेजेंट हो के नहीं, उसके लिए देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर विच इज़ 20-23. 20-23 के अंदर वो 61 डेज रहा. ये रहा सर. रॉबर्ट एन इंडियन सिटीजन एंड अ रेसिडेंट इंडिया शिफ्टेड रेसिडेंस टू यूएसए ऑन 31st May. 31st May को उसने शिफ्ट करा 2022 में. फाइनेंशियल ईयर 22-23 शुरू होता है 1st April 22 से 31st March 23 को. तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो 31st May 22 तक था, तो अप्रैल का 30, मई का 31 हो गया 61 डेज. ये लिखना था, तब जाके मार्क्स मिलेगा. कि सर वो पिछले साल 120 दिन था ही नहीं, तो किस बात का रेसिडेंट, और जब रेसिडेंट ही नहीं है तो किस बात का नॉमिनी? नो, कैन नॉट बी अपॉइंटेड. ये कंक्लूसिव आंसर था. सेकंड हाँ दीदी ब्लैक ट्राई करते हैं. रीजन ओके. हाँ चश्मे भाई आपको क्या लगता है? हाँ बन सकता है. हाँ सर आपको क्या लगता है? नहीं बन सकता. बोलो, अलग आंसर आ गया. हाँ ब्लू दीदी क्या लगता है?
बन सकता है, ग्रीन बन सकता है, ऑनलाइन बहनों बन सकता है, बन सकता है, हाँ दीदी सेकंड बेंच बन सकता है, बाजू में बन सकता है, भैया बन सकता है बोला ना तूने तो, वाइट वाले नहीं बन सकता, हाँ मोटे नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, क्या हग रहे हो तुम लोग, ओ दीदी आपके सामने ऊपर आंसर लिखा हुआ है, हम 23-24 में देख रहे हैं, इस साल रेसिडेंट होके नहीं, उसके लिए आपको 22-23 देखना पड़ेगा। भाई मैं तो इंडिया में आया ही 1 अप्रैल 23 को हूँ, मतलब पिछले साल एक भी दिन इंडिया में नहीं था, तो मैं रेसिडेंट कैसे हुआ? दीदी ब्लू वाली क्या हुआ तेरे को आज, फेल होने का है? हरकतों से ऐसा ही लग रहा है, 2 बैक टू बैक रॉन्ग आंसर्स आए हैं। पिछले साल एक भी दिन मैं इंडिया में नहीं था, तो हाउ कैन बी अ रेसिडेंट? तो दोनों का आंसर विल बी नो। सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा, 2 आंसर दे रखे हैं, पहले उसने लॉ लिखा, देख मैं लॉ का लैंग्वेज बता रहा था आपको। ओनली a natural person who is an Indian citizen, whether resident in India or otherwise, shall be eligible to incorporate OBC, shall be nominee of the OPC. Resident in India means a person who has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding financial year. यहाँ पे first case, R cannot be appointed as a nominee of OPC by K as a stay in preceding 2023 is only for 61 days, which is less than 120 days. और second case में D cannot be appointed as a nominee in the OPC by K as he has not stayed in India for a single day. ये आंसर थे सर, ऑटोमेट के अंदर भी वही है, यहाँ पे 61 डेज लिखा है, सेम जो नीचे देखा, सेकेंड वाले में उसमें कोई रीज़न ही नहीं लिखा, कैन बी अपॉइंटेड के बाद रीज़न ही नहीं लिखा, कुछ भी लिखा है, तो ऑब्वियसली हम ये वाला फॉलो कर रहे हैं। खाया तो कंक्लूजन सर रेसिडेंट होना चाहिए, दूसरा रेसिडेंट है कि नहीं उसके लिए हम प्रीवियस ईयर देखेंगे, प्रीवियस ईयर के अंदर 120 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल लिख देते हैं एक, तो अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए। आपका अटेम्प्ट है मई में, तो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 25 को चालू हुआ ना, 2025 चल रहा है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 25-26। तो हमको प्रीवियस ईयर मतलब 24-25 में जाके देखना पड़ेगा 120 डेज। हाँ दे सकते हैं, हम तो लॉजिकली पढ़ रहे हैं ना, वो तो कुछ भी देगा। डन सर, ये इस पॉइंट का मतलब हुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये था हमारा 8वां। अब तो सब इजी है, 9, 10, 11, 12। 9 बोलता है आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम OPC 1 के अंदर मेंबर एंड OPC 2 के अंदर नॉमिनी हो सकते हो, दिस इज अलाउड। जो अलाउड नहीं है मैं वो भी लिख देता हूँ एक बार। डन, ये हमारा 9 पॉइंट हुआ। 10, 11, 12 के ऊपर आते हैं।
11वां, ओपीसी ना ही इनकॉर्पोरेट हो सकता है और ना ही कन्वर्ट हो सकता है सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। ओपीसी काम नहीं कर सकता नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाले। हो गया ख़त्म पूरा टॉपिक। ऑल द 12 पॉसिबल पॉइंट्स दैट वी हैव आपके सामने संक्षिप्त में, शॉर्ट में। ओपीसी कैनॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, क्योंकि एक अकेले आदमी इतना बड़ा बड़ा काम करेगा नहीं। वेटिंग 30 seconds। डन, टाइम अप। नेक्स्ट सीक्वेंस में जा रहे हैं, 268 आया सीक्वेंस में। नेक्स्ट ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पास में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, वापस आने के भी फुल। पहला पॉइंट, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। उसके बाद सर आर्टिकल्स में ऐसा लिखा होगा, ये वही लिखता हूँ ना, एओए के अंदर 3 बातें लिखी हुई होगी, जिसके अंदर पहली बात लिखी है रेस्ट्रिक्ट्स, फिर लिमिट्स और फिर प्रोहिबिट्स। अंदर बात करते हैं। रेस्ट्रिक्ट्स के अंदर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लिमिट्स के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स 200 अप टू 200, फिर उसके अंदर 3 एक्सेप्शंस। प्रोहिबिट्स के अंदर इन्विटेशन फ्रॉम द पब्लिक टू सब्सक्राइब विद सिक्योरिटीज, सिंपल भाषा के अंदर इनवाइटिंग फंड्स फ्रॉम पब्लिक। एक्सेप्शंस के ऊपर आते हैं। जॉइंट शेयर होल्डर इज इक्वल टू 1। दूसरा, कंपनी का मेंबर प्लस कंपनी का एम्प्लॉय 200 में काउंट नहीं होगा। कंपनी का मेंबर प्लस कंपनी का एक्स एम्प्लॉय 200 में काउंट नहीं होगा। कितना ज़्यादा सिंपल है। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन, इसके अलावा छोटे मोटे बात करें जो डेफिनेशन में लिखा हुआ नहीं है, बट ठीक है, टॉपिक में तो कवर्ड है ही अपने। स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। दोनों प्राइवेट कंपनी होते हैं सर। आपका स्मॉल कंपनी भी, आपका 1% कंपनी भी। सर कहाँ लिखा हुआ है? स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में लिखा हुआ है पहली लाइन के अंदर, चौथा, पांचवा, छठा वर्ड। स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी हो सकता है। और नीचे वाला कहाँ लिखा है सर? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी होता है। ओके, टू इजी।
नीचे $269 प्रमोटर। अगेन मैं उसको 3 पार्ट में तोड़ दिया। पहला, who has been named as such in prospectus or annual return under section 92 of the company। वर्ड टू वर्ड ऐसे लिखा होगा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। Who has been named as such in the prospectus of the company or annual return under section 92 of the company। चल एनुअल रिटर्न देखते हैं एक बार। सी इंटर में आएगा फॉर्म नंबर MGT 7 सेक्शन 92। ऐसा दिखता है एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर MGT 7। अब इसके अंदर जो लिखा होगा प्रमोटर के सामने किसी का नाम, तो प्रमोटर मान लेंगे उसको। कितना सिंपल है ये रहा। इसमें लिखा है कि हमारे कंपनी में प्रमोटर एक है। अब जिसका भी नाम लिखा होगा उसको हम प्रमोटर मान लेंगे। तो वो हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 ऑफ द कंपनी। ठीक है। दूसरा तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, लिखते हैं एक बार वहाँ पे। वो हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ शेयर होल्डर और डायरेक्टर और अदरवाइज। ऐसा लिखा है आपकी बुक के अंदर, वर्ड टू वर्ड बोला मैंने। Who has control over the affairs of the company directly or indirectly as a shareholder or director or otherwise। खत्म। तीसरा डिफिकल्ट है। इन अकॉर्डेंस with whose instructions the board of directors are accustomed to act, मतलब हैबिचुअल, जिसकी बात बोर्ड और डायरेक्टर सुनते हैं उसको भी हम प्रमोटर बोल देंगे। लास्ट, persons acting in professional capacity are not promoters। हो गया 269 सर। कितना ज़्यादा आसान है, आप उसको अगर इस तरह से समझते हो। बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, सॉलिसिटर्स, अकाउंटेंट, बैंकर्स एटसेट्रा। वेटिंग 269 प्रमोटर। टाइम अप। तो हमने कर लिया बेसिकली 6, 20, 21, 22, 42, 45, 46, 52, 62, 68, 69। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डेफिनेशन। मैं आपको 10 मिनट देता हूँ, 1 मिनट पर डेफिनेशन ऑलमोस्ट। फटाक से रिवाइज करिए सर। भैया अभी सिलाई चालू कर दे। 10 मिनट 11 डेफिनेशंस। अभी का भी याद होके ख़त्म हो जाना चाहिए। तब तक मैं 2 + 6 को ड्रॉ कर लेता हूँ।
सॉरी हाँ 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 पाँच मिनट और। $271 is where we are. पब्लिक कंपनी डेफिनेशन तो घटी है, तो डेफिनेशन का कोई मतलब ही नहीं है। कैसे पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेटेंट कैपिटल एज मी प्रिस्क्राइब्ड। सेंसलेस, दिमाग की बात करते हैं। मोर देन इक्वल टू 7 मेंबर्स, मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम पे बोला हुआ है कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए पब्लिक कंपनी में, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मतलब अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। नेक्स्ट पे आते हैं, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल। एकदम से स्ट्राइक हुआ, आपको बताने से स्ट्राइक होता है कि नहीं होता। ऊपर जो लेक्चर हो रहे हैं ना, उसके जो वीडियोज़ हैं उन्होंने यूट्यूब पे डाले ही नहीं। ऐसा नोटिस करा आपने? जो भी नए फैकल्टी आए उनका एक भी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं दिखेगा। क्यों? रीज़न? सॉरी, वो ठीक है, मेरा फेस असल भाड़ में जाए, एक्सपोज हो जाएंगे ना। अबे जो नए फैकल्टी से एक्सपोज हो जाएंगे ना कि ये फैकल्टी पढ़ाता है यहाँ पे, उसका लेक्चर जैसा भी महान होगा, दैट विल कम इन टू लाइट ना, शो लाइट, जहाँ ये यहाँ पे पढ़ा रहा है। तो कोई बच्चा ज्वाइन करेगा, एक बार तो लेक्चर दिखेगा, और जो देखेगा कि अच्छा ऐसा है, तो क्यों जाएगा? अरे वो छोड़, वो तो बकवास है। एज ऑफ नाउ जो मतलब वो तो मैं कंसिडर ही नहीं करता ये पॉइंट। तो इंटर के अंदर उनके पास फ़िलहाल 7 फैकल्टीज़ है, 7 में से 6 नॉन CA है, 7 में से 6 नॉन CA है, और लोग CA को पढ़ा रहे हैं। जस्ट इमेजिन, सिर्फ एक लॉ के उनके सेंट्रल बैंक के एक सर हैं, आशय सर करके,
वो सी है बस, बाकी सब नॉन सी है और वो सी को पढ़ा रहे हैं और आपके दोस्त ऊपर हैं। मैथ्स इज ओके, देख मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर नॉन सी ही बेटर है, रीज़न इज उसका एक्सपर्टीज होगा और मैथ्स आपको वापस कभी पढ़ना भी नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इवन इकोनॉमिक्स की बात करूँ मैं अगर अभी नए सिलेबस के अंदर, सी ए इज़ एप्रोप्रिएट, रीज़न बिकॉज सी ए इंटर का सी ए फाउंडेशन में डाल दिया। पहले का समझ में आता है, पहले आपको जिसने ही पढ़ाया वो नॉन सी ए तो इट इज़ ओके फाइन। जैसे अभी हमारे यहाँ पे जो सी ए पढ़ा रहे इकोनॉमिक्स, सी ए प्रीतेश वीरा, नाम सुने? प्रीतेश वीरा बाप फैकल्टी, ठीक है, तो छोड़ दी सॉरी होगा वी हैव प्लान लेक्चर्स सब्जेक्ट वाइज अलग अलग ब्रांच में, तो नाउ वी हैव अराउंड 9 ब्रांचेस, तो हम रोटेशन करेंगे एकदम प्रॉपर प्लान बना के। आज पंचा करेंगे भाई, क्या हुआ वहाँ से आउट ऑफ 28 21 लेकर आ गए, 28 में से 21 हम लोग लेकर आ गए, 7 नहीं आए फॉर वॉट एवर रीजंस जो भी है। मैं भी नहीं आता, मतलब ये लोगों ने मुझे बहुत अंधा पैसा दिया, बट दैट वाज नॉट द रीजन टू जॉइन। द रीजन वाज उन लोगों ने मेरा जो ड्यू है वो नहीं दिया, 16.5 लाख रुपए नहीं दिया अनपेड, 16.5 lakhs अभी तक नहीं दिया। बताता ना मैं, उन्होंने जो भी बोला उसका कोई प्रूफ है? नहीं, मैं मेरा प्रूफ देता हूँ, आई हैव द प्रूफ्स। ये ले, ये लॉयर को लिखा हुआ है, ठीक है, पेंडिंग एंड फॉल्स कमिटमेंट्स जो भी है, ये तो टीचिंग वाला है। ये देख यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जो वो बोले उनका क्लेम 100% रॉन्ग नहीं है, मुझे उनसे पैसा लेना है 38,300, टीचिंग आसा है, ठीक है। ये फिर मैंने खुद नहीं लिखा हुआ है, लॉयर, ये लॉयर को या, ठीक है, पेंडिंग ड्यूज एंड फॉल्स कमिटमेंट्स, ये मैंने ही ड्राफ्ट करा है पूरा, मैंने लिखा है उसके अंदर जो लोग ऊपर बोल रहे हैं। हाउएवर इन एडवांस फॉर माई पर्सनल रीजंस वाज गिवन बाय सीए आशीष शाह, ऊपर वाले सर, अमाउंटेड रुपीज 2 lakhs, उन्होंने मुझे दिया था। नीचे बाई पॉइंट पढ़ते हैं सर, हैविंग सोल्ड माई लेक्चर्स एट 8 डिफरेंट वेबसाइट्स, वेबसाइट के नाम के साथ लिखा हुआ है, स्मार्ट लर्निंग, लेक्चर वाला, एड्यूगान, ओनली पढ़ाई, सीए शेपर्स, अथर्वा ऑनलाइन, सीए पॉइंट लेजेंड्स वाला। द पार्टी हैज़ नॉट टेकन माई कंसेंट फॉर द सेम, मेरा कंसेंट नहीं लिया। फिर हैव सोल्ड माई लेक्चर्स एट 8 डिफरेंट वेबसाइट्स, एनी विदाउट एनी रेलिवेंट पेक्यूनरी शेयर फॉर द सेम हैज़ नॉट बीन गिवन टू मी बाय द पार्टी, मतलब जो उन्होंने लेक्चर्स बेचे उसमें से 1 रुपये का भी शेयर मुझे दिया नहीं है। फिर द पार्टी प्रॉमिस टू पे रेवेन्यू फॉर ड्राफ्टिंग देयर टेक्स्ट बुक्स, हाउएवर नो पेमेंट हैज़ बीन मेड फॉर द सेम। फिर having promised CA inter lectures and batches, they were never scheduled by the party and was always pushed forward again and again for almost 1 year and hence amounting to false commitments. And बाद में hereby attaching all the relevant textbooks जो भी मैंने बनाई थी उनके लिए। हाँ, सीज एंड डेजिस्ट का केस फाइल करा हुआ है और ये पूरा ड्राफ्टिंग जो लॉयर को करना था मैंने उसको करके दिया। हाँ, मतलब कुछ ने मिलके करा, कुछ ने वैसे करा। मैं एक और चीज बता दूं तेरे को, हाँ यहाँ पे ये रहा विद प्रूफ बता रहा हूँ, ऊपर वालों की तरह नहीं है। ये देख, ये वेबसाइट, लेक्चर्स बेचे कितने में? 999 में, कॉम्बो लेक्चर्स, ऑल द फैकल्टीज, ये वही सब है। दूसरा कॉम्बो 4999 जो भी है।
5999, ठीक है, ये लेक्चर वाला है गेस, हाँ लेक्चर वाला। फिर ये सो मैनी सो फोर, ठीक है, इतने सारे जहाँ मेरे लेक्चर्स बेचे गए। नाउ लॉजिक सुनना, एक सिंपल लॉजिक मैं पढ़ा रहा हूँ आप पे 2 साल से, 2 साल में मतलब 6 अटेम्प्ट हुए। लेक्चर बिकने की बात करते हैं, और दो मेरे हाईएस्ट व्यूज़ थे, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, मतलब उनके पूरे यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री में 3 साल में जो हाईएस्ट व्यू लेक्चर है टॉप 5 में 4 में था, उसका भी बस इसकी हिस्ट्री में बोल रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ एडनोवेट बोल रहा हूँ मैं, टॉप 5 में 4 में था, उसका भी बस स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। ज़्यादा करके नहीं करके मैं बोल रहा हूँ 2 साल के अंदर में सिर्फ 1000 लेक्चर भी बेचे होंगे, अगर ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 1000 मान के चल रहा हूँ। उसमें रिवीजन लेक्चर हो गया, रेगुलर बैच हो गया, सब कुछ हो गया, जो भी 1000 लेक्चर सिर्फ। इनटू प्राइस 6000 है एक लेक्चर का, उसमें हमारा शेयर होता है जो मार्केट रेट चल रहा है इस 25%। कैलकुलेटर कितना आ रहा है? ज़्यादा मतलब एकदम लोएस्ट साइड बोल रहा हूँ, लोएस्ट कितना? 15 लाख। एंड दिस इज द लोअर साइड। अपर साइड तो मुझे पता ही नहीं कितने बेचे होंगे, और वो ऊपर बोलते हैं हम लोग को पैसा लेने का है। छोड़ भाई, अरे वो सब तो काउंट ही नहीं कर रहा यार, बुक का तूने पैसा नहीं दिया वो सब तुम्हें काउंट ही नहीं कर रहा, इसलिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा। पैसे के लिए नहीं छोड़ा मैंने, पैसा आज ये जो दे रहे हैं, ठीक है, मैं अगर ज्वाइन करता हूँ फिजिक्स वाला, वो इनसे भी ज़्यादा दे रहे हैं। पूरा ऑनलाइन सेटअप घर बैठ के पढ़ाओ, कुछ नहीं करने का। इनको नहीं जमता वो सब, वैसे चाहिए ऐसे लाइव पब्लिक होना चाहिए, ऐसा मस्ती मजाक होना चाहिए, ऐसे किसी की मारे ऐसा होना चाहिए। ऑनलाइन में तो क्या करने का, वो फिजिकलाइज से ज़्यादा पैसा दे रहे हैं मेरे को। बेंगलोर में क्लासेस है, नाम तो नहीं ले सकता, वो यहाँ से मुझे 1.25x पैसा दे रहा है, पीए से ज़्यादा 1.25। मैं नहीं गया वहाँ पे, आने जाने का फ्लाइट का खर्चा, रहने के लिए 4 स्टार होटल, सब कुछ नहीं गया मैं, सब कुछ पैसा थोड़ी होता है। अब यहाँ पे तो कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। शेयर्स आर फ्री ट्रांसफरेबल। इसके अलावा कोई पॉइंट दिमाग में आता है अच्छा तो सोचते हैं। हाँ, एक तो कॉमन ही हर जगह, मिनिमम पेड कैपिटल नो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। और कोई पॉइंट जो मैंने मिस करा हो? लाइकर्स, नाइस, थैंक यू। तो तुम्हें ऊपर भी लिखूंगा फिर वो तो। मैक्सिमम के सिलेबस में नहीं है, मिनिमम 3 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, मिनिमम ही लिखते हैं सिर्फ। फिर ठीक है, डन। पब्लिक कंपनी सेव्ड। यस सर। वो 2/87 है। कंट्रोल दी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एसोसिएट में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नहीं आता, वो सब्सिडी कंपनी के डेफिनेशन में आता है। आगे 272 पिंकी लेते हैं। वर्मा कंपनी में 1 ऐड कर दें, मिनिमम 1, 15। लिस्ट दी हुई है, कोई दिमाग नहीं है, कुछ नहीं है। LIC, IDFC, UTI, any other,
एनी अदर जो सीजी बोले, एनी अदर जो सीजी बोले पर एक जगह विथ कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई, क्योंकि हम पैसे की बात करें, फाइनेंस की बात करें। ये आपका डेफिनेशन हुआ कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अंडर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, बाद में यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स जो भी है, फिर एनी अदर बॉडी एज विल बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लास्ट वाला एनी अदर बॉडी एज विल बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देख लेते एक बार मॉड्यूल में, मेन बुक में देख लेते हैं। अभी 2 मिनट बचे उसके अंदर, पहले हम इतना देख लेते हैं सिर्फ। ये रहा, हमने इतना पढ़ा आपको तो सिर्फ 5 मिनट। By virtue of section 2+22 of the Companies Act, the following institutions are to be regarded as PFI. पहला, Life Insurance Corporation of India established under LIC Act 1956, Infrastructure Development Finance Company Limited, specified company referred to in Union Trust of India UTI, institution notified by CG, such other institution as notified by CG in consultation with RBI. ये तो लिखा हमने यहाँ पे आसान तरीके से, ये आपके सामने LIC, IDFC, UTI, any other. 2 पॉइंट और है फिर। PFI होने के लिए you have conditions, 2 हैं, दोनों के बीच में और लिखा हुआ है। पहला कंडीशन, आप पैदा होने चाहिए सेंट्रल एक्ट में या स्टेट एक्ट में। जैसे कंपनीज एक्ट सेंट्रल एक्ट है, LIC सेंट्रल एक्ट है, तो आपका इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट में। चल मैं पूरा ही लिखता हूँ। गवर्नमेंट कंपनी, खत्म डेफिनेशन। मैं मेरा बोला था 15 लाख रुपए, एक सर है सागर सर करके, DT पढ़ाते सी इंटर में, सागर बोरा, उनका 3.5 करोड़ लेना बाकी है। तो मुझे मेरा 16.5 लाख लगता है, तो चिंदी अमाउंट है 3.5 करोड़ ड्यूज लेना बाकी है। वेबसाइट नहीं, शेयर्स, इनकम के अंदर शेयर वाला 3.5 करोड़, उनका टर्नओवर ही 11 करोड़ का है। एग्जाम के क्वेश्चन में आते हैं। January 25 is where we are. ये रहा सर, अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन, 5 मार्क्स का, January attempt. The extract of the major shareholders holding paid up shares capital in R Development Financial Corporation Limited are as follows. Shareholders की लिस्ट दी हुई है। CG 26%, State of Maharashtra 18%, State of Tamil Nadu 24%, and Public 32%. Whether the company would be considered as a PFI under the provision of Companies Act 2013, explain in brief about various institutions regarded as PFI. तो पहले इसको बताना है PFI है कि नहीं, उसका आपको मिलेगा बेसिकली 3 मार्क्स, और फिर डेफिनेशन लिखिए PFI की, उसका मिलेगा आपको 2 मार्क्स। तो एज पर द चार्ट दैट वी जस्ट मेड, यहाँ पे लिखा है हमने यहाँ पे क्लियरली PFI होने के आपको गवर्नमेंट कंपनी होना पड़ेगा, और वो गवर्नमेंट कंपनी था। 68 ना, कितना परसेंटेज था? 68 था शायद, मतलब मैंने तो 32 माइनस कर दिया दिमाग लगा के। मैं टोटल क्यों करूँ, 100 में से 32 माइनस कर दूँ ना, मैंने ऐसे किया।
तो 68% हो गया, तो 51% और मोर है, तो लिख देंगे हाँ PFI है। और फिर PFI डेफिनेशन पूछा था, एक्सप्लेन ब्रीफ अबाउट वेरियस इंस्टीट्यूशंस रिगार्डेड एज PFI, तो लिखना पड़ेगा पूरा LIC, IDFC, UTI, एनी अदर 5 मार्क का क्वेश्चन। ये रहा सर आपके सामने, ठीक है। प्रीवियस अटेम्प्ट के पहले आज तक कभी नहीं आया था, दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। नीचे आते हैं, मैं सोचा था 1 का सबसेक्शन 4 में लिख ही देता यार, तो हमने आज एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट पढ़ा, चल बाद में सेक्शन 2 के बाद लिख दूंगा। 72 के बाद सीधा आएगा 85, इसके पहले कोई नहीं, कोई नहीं, फाउंडेशन में कोई नहीं। इसके अलावा that's it. Definition recall करेगा, small company is a company other than public company in which the paid up share capital does not exceed 4 crore rupees or such higher amount as may prescribed, which should not be more than 10 crore rupees, and the turnover of which as per the last profit and loss account should not exceed 40 crore rupees or such higher amount as may prescribed, which should not be more than 100 crore rupees. The section does not apply to exceptions। नीचे के 3 कुछ भी यूज नहीं करा, प्राइवेट कंपनी होता है, हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है पहले, तो मैं वापस नहीं लिख रहा। स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी, क्या ब्रैकेट में देता हूँ, मीन्स प्राइवेट कंपनी। डन, आगे सेम डायग्राम में बनाएंगे। टू क्लॉज 87 का सब क्लॉज 1, सेकेंड पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है। Controls more than 1/2 of total voting power, either at its own or together with one or more subsidiary companies. Done. मतलब हमको ऑलरेडी आता है कंट्रोल दी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का,
कि एस लिमिटेड के डायरेक्टर्स में से मेजॉरिटी या ऑल को होल्डिंग अपॉइंट या रिमूव करता है, ठीक है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज मोर देन 50% है। गवर्नमेंट कंपनी में मोर देन इक्वल टू 51% था, वो अलग है, ये अलग है, दोनों फिगर अलग अलग है। इसके अलावा कुछ है नहीं वहाँ पे। लास्ट 292 अच्छे अच्छे पॉइंट लिखते हैं। क्रेडिटर कैन नॉट डायरेक्टली होल्ड द मेंबर लायबल। अपॉन वाइंडिंग अप, ये सब रीजंस है फेल होने के। मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ नया पढ़ा रहा हूँ, अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप उस पर बातें कर रहे हो। लास्ट वार्निंग, किक यू आउट ऑफ द क्लास। अपॉन वाइंडिंग अप liquidator will be appointed and he will decide the amount to be brought by member। ये हमने बुक में लिखा हुआ नहीं है अब तक। तो ऑल्दो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, क्रेडिट दिया क्या कि मेंबर को नहीं बोल सकता कि मुझे मेरे पैसा दे, तेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, नहीं। पैसा मांगने के लिए द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कंपनी का वाइंड अप होना चाहिए। वाइंड अप होने के बाद लिक्विडेटर अपॉइंट होना चाहिए, और फिर वो लिक्विडेटर डिसाइड करना चाहिए कि मैं इतना पैसा लाऊंगा। अब फिर मुझे घर भी बेचना पड़ सकता है, बट प्री कंडीशंस दो है, वाइंड अप होना चाहिए और लिक्विडेटर बोलना चाहिए, तो ही जाके मुझे पैसा लाना है, जितना आप बोलो उतना पैसा लाना है। दैट इज 292। इतना है पूरा सेक्शन 2 मैंने बेसिकली कवर कर दिया यहाँ पे, द होल ऑफ इट। सोलह सेक्शंस, 16 इन टोटल सेक्शन 2 के अंदर। एक और क्या था हमने, तो मैं शॉर्ट में लिख ही देता हूँ एक बार, नहीं तो रह ही जाएगा फिर। लिख लो तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। पता है रीज़न, तो आपके पास बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे। आपके पास एक मेन बुक है, आपके पास अभी एक रीफोकस का बुक आएगा, फिर एग्जाम के एक दिन आपके पास LDR भी आएगा, उसमें फिर आपको ये भी दे दूंगा, फिर एक क्वेश्चन आंसर का बुक आएगा। पागल हो गया, 5 बुक CA फाउंडेशन के अंदर। नहीं, लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, आई विल गिव यू टाइम। डेफिनेशन ऑफ कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, शॉर्ट में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तीनों के अंदर कॉमन
शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाला पूरा पॉइंट इज कंपनीज एंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेक्शन में जानबूझ कर लिखा क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं। 1 सब सेक्शन 4 इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी में वो लाइन कॉमन है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट मैंने तीनों का बाजू में कॉमन लिख दिया। हो जाना चाहिए। जो बच गया 3, 4, 5, 7, 8 नेक्स्ट क्लास में करके उसको ख़त्म कर देंगे अपन। तो कंपनीज एक्ट विल बी 100% डन। रिवीजन के अंदर भी 100% कवरेज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा। एंड देन इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स। यस सर। पीडीएफ यहीं पे आपको कॉपी करना तो कॉपी कर सकते हो, जो भी आपको करना है। तो लैपटॉप यहीं रखा हुआ है। आगे पीछे जो भी करना अपनी मर्जी से कर लेना। ऑनलाइन में 11 जन कहाँ से आ गए हो? ओ ऑनलाइन वालों, लास्ट वार्निंग, ऑनलाइन नहीं बैठने का, ऑफलाइन ही आने का। Otherwise, whether as a shareholder or director or otherwise. Person acting in professional Capacity. डन, हटा रहा हूँ। किसी को कुछ कॉपी करना है? बाकी